नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 19, जिसका नाम है जैव विविधता और उसका वर्गीकरण। इस अध्याय का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आ रही है? जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखो, हम जब अपने आसपास देखते हैं या फिर आप अपने कहीं मोहल्ले में निकलते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे तरह के जानवर जो है वो आपके आसपास रहते हैं। बहुत तरीके के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सब एक जैसे दिख रहे हैं, सब अलग अलग है। तो ये जो है ये क्या है? जैव विविधता ही है। जो आपके जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं, उन सब में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसी को अपन कहते हैं जैव विविधता। देखिए, हमारे आसपास हर स्थान पर जीवित प्राणी हैं। पृथ्वी पर 100 से 150 लाख प्रकार के प्राणियों का विकास हुआ है, जिनमें पूर्व काल के प्राणी भी सम्मिलित है। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले केवल 2 लाख प्राणियों का पता लगाया है। अब तुम इससे सोच सकते हो कि अभी केवल 2 लाख का पता चला है। अपन को अनुमान क्या है कि 100 से 150 लाख प्रकार की जो प्राणी हैं उनका विकास हो चुका है, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जीवों की यह अपार विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। अब परीक्षा में आपके यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब लिखेंगे उसका? जीवों की अपार विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए। यूनानी भाषा में बायोस का अर्थ है जीवन, डाइवर्सिटी का अर्थ है विभिन्नता। तो अब इन दोनों शब्दों को मिला के क्या बना दिया है? बायोस को और डाइवर्सिटी को मिला के अपना यहाँ पर बना दिया है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जीवों में क्या पाई जा रही है? विभिन्नताएं पाई जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इनके आकार में विभिन्नता है, हर तरीके से ये एक दूसरे से अलग है। जैसे आप एक कुत्ता ले लो, एक कोई शेर ले लो, एक कोई बिल्ली ले लो, एक आप खुद को ले लो, या कोई गाय, बकरी, भेड़, कुछ भी ले लो। सब में जब आप एक दूसरे को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी कि इनके आकार में भी विभिन्नताएं हैं, इनकी जटिलता में भी विभिन्नताएं हैं। तो अगर हम इनके जटिलता की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे एक जीवाणु है जिसे अपन बैक्टीरिया कहते हैं, वो केवल एक कोशिका वाला प्राणी है। अगर हम बात करें एक कोशिकीय प्राणियों की, तो जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना है। जैसे कि आपको पता होगा, हम अगर हमारे शरीर की बात करें, हर एक मानव शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके आपके क्या बना रही है? आपका पूरा शरीर बना रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका उदाहरण दूं अमीबा, और जैसे कि अगर मैं इसका उदाहरण दूं पैरामीशियम। ये चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र है? आपके पैरामीशियम का ही चित्र है, जिसका पूरा का पूरा शरीर ही केवल एक कोशिका से बना है। जबकि अगर हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर तो बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, इसीलिए हमारे अंदर क्या है? जटिलता ज्यादा है। तो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना है उन्हें अपन कहते हैं एक कोशिकीय, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना है उन्हें अपन क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। आ गई बात समझ में? आगे देखिए यहाँ पर। अब बात करते हैं कि ये जो जीव है, इतने सारे अपन को जीव मिल रहे हैं तरह तरह के। अभी अपन ने बात की जीवाणु की, अभी अपन ने बात की मानव की। तो इनको हम किस किस आधार पर अलग कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से गुण हैं इनके अंदर जो इनको क्या कर देंगे? अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। अब पोषण नाम सुनते ही आपके मुंह में आ गया होगा पानी, क्योंकि अब होने वाली है खाने की बात, है ना? तो देखिए, आपका जो पोषण है यानी कि खान पान प्रदान करना, तो ये जो खान पान है वो किस किस तरीके का है? क्या सारे ही जीव एक जैसा खाना खाते हैं क्या? अब तुम कहोगे कि पेड़ पौधे भी तो जीव हैं। भाई, वो भी सांस लेते हैं, वो भी सांस छोड़ते हैं।
ये तो हमें पता है। तो क्या सभी एक जैसा खाना खा रहे? क्या तुमको रात को भूख लग रही है, तुमने मैगी बना के खाई, लेकिन क्या पेड़ पौधे भी रात मैगी बना के खा रहे क्या? नहीं। तो इसी के आधार पर हम इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। कौन कौन सी? एक है अपनी ऑटोट्रॉफिक और दूसरी है अपनी हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफिक के अंदर आपके क्या आते हैं? खाना जो अजैव कच्ची सामग्री से तैयार होता है, अजैविक कच्ची सामग्री से तैयार होगा। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है? पेड़ पौधे। इन्होंने क्या किया? इनके पास है उपस्थित क्लोरोफिल। इनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। एक तो पहली चीज। दूसरी चीज क्या? सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। तो ये क्या करते हैं? इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में उसकी जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? खाना जो अजैव कच्ची सामग्री से तैयार होता है। अब इन्होंने क्या कर लिया? अजैव कच्ची सामग्री से अपना खाना जो है वो तैयार कर लिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर ली। ठीक है, यानी कि इन्होंने किसका निर्माण कर लिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके यहाँ पर इन्होंने निर्माण कर लिया ग्लूकोज का। ग्लूकोज ही इनके लिए क्या है? ये खाद्य सामग्री हो गई। अगर अपन बात करें हेटेरोट्रॉफिक की, तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना किसी दूसरे जीव से प्राप्त करे। जो अपना खाना किसी दूसरे जीव से प्राप्त करे। जैसे कि मान लो कोई मांस खाता है तो किसी ने किसी छोटे जानवर को मार के खा लिया। ठीक है, या फिर इसमें ऐसे हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे वो आएंगे किसके अंदर? हेटेरोट्रॉफिक के अंदर। आई के नहीं आई बात समझ में? जैसे कोई भी आप मान लो कि बिल्ली है। अब बिल्ली ने क्या किया? अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर है? अपने भोजन के लिए चूहों को मार मार के खा रही है, यानी कि किसी दूसरे जीव पे निर्भर है। अगर अपन मान लो कि आप कहोगे कि मैम हम तो अपना खाना खुद पका के खाते हैं, तो फिर हम भी तो ऑटोट्रॉफ के अंदर आएंगे ना, इनकी हमारा जो पोषण है वो भी तो ऑटोट्रॉफिक होगा। नहीं, हम अपना भोजन, अगर हम शाकाहारी हैं तो हम पेड़ पौधों से ले रहे हैं, तो वो भी तो एक जीवित है ना, कोई एक जीवित चीज ही है पेड़ पौधे। कोई हम अजैविक कच्ची सामग्री से तो अपना भोजन नहीं बना रहे ना, हम तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है कि अन्य जीवों से प्राप्त भोज्य पदार्थ को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक जो खाना है वो अजैव कच्ची सामग्री से तैयार होता है, उसको दो श्रेणियों में आगे फिर से विभाजित किया गया है। श्रेणियां कौन सी है? एक है अपनी कीमोट्रॉफिक और दूसरी आपकी कौन सी है? फोटोट्रॉफिक। तो देखो, कीमोट्रॉफिक के अंदर क्या होगा? रासायनिक प्रक्रियाओं से उपलब्ध ऊर्जा जिससे खाना तैयार होता है। जैसे कि ये कौन होंगे कीमोट्रॉफिक करने वाले या फिर कीमोट्रॉफिक पोषण प्राप्त करने वाले कौन से जानवर होंगे? तो बैक्टीरिया को हम इसमें ले सकते हैं, जो कि क्या करेंगे? रासायनिक प्रक्रियाओं से ऊर्जा जो है उससे अपना खाना तैयार करेंगे। अगर अपन बात करें यहाँ पर फोटोट्रॉफिक की, तो जो फोटोट्रॉफिक है वो किस प्रकार का पोषण होगा कि आपके जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सब क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पकड़ी गई सौर ऊर्जा, तो ये क्या कहलाएगा? फोटोट्रॉफिक पोषण कहलाएगा। तो ये तो हम जो ऑटोट्रॉफिक पढ़ रहे थे उसमें दो श्रेणियों की हमने बात की। अब बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक की, उसकी भी आगे तीन श्रेणियां हमने यहाँ पर विभाजित की है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो देखिए, हेटेरोट्रॉफिक को हम फिर से तीन जो श्रेणियां हैं उसमें विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी है अपनी होलोट्रॉफिक। होलोट्रॉफिक में क्या होता है? ऐसे जीव आते हैं जो अन्य जीवों को खाते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि हम खुद हैं, वो क्या है? एक तरीके से होलोट्रॉफिक हो सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हम पेड़ पौधों को खा रहे हैं, पेड़ पौधे भी तो जीव ही है ना। तो बस। दूसरी अगर अपन बात करें सैप्रोट्रॉफिक की, तो सैप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? ये मृत सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। जैसे मान लो कि पत्तियां सड़ जाती है या फिर आपके रोटी है वो खराब हो जाती है, उस पर फफूंद लग जाती है, आपने देखा होगा। या फिर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे कोई मान लो कि कोई जानवर मर गया, जानवर मरने के बाद उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं ना। तो यह बस वही बात है कि ये मृत और सड़े पदार्थों को खाते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और कवक। जो फफूंद होती है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। और तीसरी श्रेणी जो आती है इसकी, वो कौन सी है? परजीवी। परजीवी का मतलब है कि ये दूसरों द्वारा पाचित भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कवक, पौधे और जंतु। यानी कि कोई एक जीवित प्राणी है, ठीक है, उस जीवित प्राणी के शरीर के या तो ऊपर रहेंगे या उसके शरीर के अंदर रहेंगे। जैसे मान लो कि हमारे बालों में जू हो रही है, तो जू क्या है? एक तरीके से परजीवी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बालों में रह के हमारा खून चूस रही है, उसको तो पोषण मिल रहा है ना, तो वो क्या हुआ? परजीवी हो गया। ऐसे ही कोई ना कोई जीव हमारे पेट के अंदर भी होता है। वो क्या करता है? हमारे पेट के अंदर यानी कि हमारे शरीर के अंदर रह के भोजन प्राप्त करता है, तो वो क्या हुआ? अपना परजीवी हुआ। आई बात समझ में? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की जो श्रेणियां हमने विभक्त की उसके बारे में समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई ये तो हुए पोषण के आधार पर, हमने जो जीव है उनको थोड़ा थोड़ा विभाजित कर दिया। अब बात करें हम प्रजनन की, तो प्रजनन क्या होता है कि नई संतान उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया होती है या नई संतति उत्पन्न करने की, नए बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अब ये जो प्रजनन है वो आपका या तो अलैंगिक प्रकार का होगा या फिर कैसे प्रकार का होगा? लैंगिक प्रकार का होगा। अब ये लैंगिक और अलैंगिक में फर्क क्या है? दोनों में आप कैसे फर्क करोगे लैंगिक और अलैंगिक में? देखो सिंपल सा दोनों में एक चीज हमें समझनी है कि जो अलैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है उसमें केवल एक ही जना क्या करेगा? नए बच्चे पैदा करेगा। जबकि लैंगिक प्रजनन के अंदर क्या होगा कि दो जने मिलके एक नया बच्चा पैदा करेंगे। देखो जैसे अगर हम बात करें अलैंगिक प्रजनन की, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे जीव या जानवर नजर आ रहे होंगे जो कि नए बच्चे बनाएंगे। अब ये कैसे नए बच्चे बनाएंगे? देखो इनका जो पूरा शरीर है ना, वो ही या तो दो भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे एक कोई है जीव, उसका शरीर इस तरीके से दो भागों में विभक्त हो गया, तो ये क्या हुआ? अलैंगिक जनन। इसमें भी देखो इसका जो शरीर है इस तरीके से दो भागों में विभक्त हो गया, ऐसे टूट गया, तो उसको अपन ने क्या कहा? अलैंगिक जनन। यानी कि इसके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं हुआ। आपसे अगर कभी इनमें अंतर पूछे तो आप क्या लिखेंगे? इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, जबकि इसके अंदर दो विपरीत लिंगी जनक भाग लेते हैं। अगर बात करें अलैंगिक जनन की, तो इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन के अंदर नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है, तभी तो दोनों आपस में मिलते हैं। और ये जो सारी पूरी प्रक्रिया है वो आगे की कक्षाओं के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बात आई समझ में? अगर अपन बात करें यहाँ पर लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा? दो विपरीत लिंगी जो जीव है वो भाग लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हम मानवों की, दो विपरीत लिंगी जीव जो है वो भाग लेंगे। जैसे अगर हम बात करें मानवों की, तो हमें पता है जो नर है उसके अंदर क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। जो मादा है उसके अंदर क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। अब ये दोनों युग्मक आपसों में मिलके किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर कितने जनकों की जरूरत हुई? दो जनकों की जरूरत हुई, उसे अपन ने कहा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक, लैंगिक, मात्र एक माता या फिर पिता या फिर माता पिता दोनों। तो अलैंगिक में तो क्या होगा? केवल एक जनक चाहिएगा, जबकि लैंगिक जनन के अंदर माता और पिता दोनों चाहिएंगे। ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया है।
आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम तीसरी चीज की बात करें तो पोषण हमने पढ़ लिया, आपको प्रजनन के बारे में मैंने बता दिया। तीसरी चीज है अपनी यहाँ पर श्वसन। श्वसन का मतलब क्या है? देखो, ये जो श्वसन है ये भी आपका दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक होगा वायवीय श्वसन और दूसरा आपका होगा अवायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय श्वसन में फर्क क्या होगा? देखो भाई, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है अवायवीय श्वसन, यानी कि इसमें अवायवीय श्वसन के अंदर वायु नहीं होगी, और वायवीय श्वसन का मतलब क्या है? वायवीय, यानी कि इसके अंदर क्या होगी? वायु होगी। तो जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होगा? ऐसे जीव या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होगा। किसकी? वायु की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है। अगर हम बात करें वायवीय श्वसन की, तो वायवीय से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वायवीय श्वसन होता है वो कैसे होगा? वायु की उपस्थिति में होगा। तो देखो, जैसा कि हमें पता है हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है? तो जब आप सांस अंदर लेते हो तो कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, यानी कि ये वायु की उपस्थिति में हो रहा है। तो अपने अंदर कौन सा श्वसन हो गया? वायवीय श्वसन हो गया। देखिए यहाँ पर जल से ऑक्सीजन लेना, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से फेफड़े, अवायवीय, वायवीय। तो यहाँ पर आपके दो प्रकार का श्वसन हो गया, अवायवीय और वायवीय श्वसन। दोनों में अंतर समझ में आ गया? इस तरीके से हम इन जीवों को क्या कर सकते हैं? अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, जीव वायु में 8 किलोमीटर की ऊंचाई और समुद्री सतह से 5 किलोमीटर नीचे तक रह सकते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? समुद्र की सतह है, इससे 5 किलोमीटर नीचे तक इंसान जो है या फिर जीव जो है वो रह सकते हैं। ठीक है। और वायु में 8 किलोमीटर, जैसे मान लो कि ये वायु की सतह है तो 8 किलोमीटर ऊपर तक यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। पृथ्वी का यह भाग जो जीवन को समर्पित करता है वह जैव मंडल कहलाता है। अब यहाँ पर इसके बीच में जितने भी जीव रह रहे हैं, अब चाहे वो पानी के अंदर रहे, अब चाहे वो धरती में रहे, और अब चाहे वो हवा में रहे। पक्षी भाई हवा में रहते नहीं रहते? तो आपके जब जीव पानी के अंदर रहे, जब जीव आपके धरती पे रहे, जब जीव आपके हवा में रहे, जहां पर भी जीवन है, ये सजीव जहां पर भी रह रहे हैं उसे अपन क्या कहते हैं? जैव मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी का भाग जो जीवन को समर्पित है वो क्या है? आपका जैव मंडल है। आ गई बात समझ में? देखिए यहाँ पर जैव मंडल में विविध प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पारितंत्र क्या आ गया? तो देखो, जैसे मान लो कि ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है? इस पूरी पृथ्वी में मान लो कि इस वाले हिस्से में क्या है? इस वाले हिस्से में सारे जीव हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये हो सकता है पानी के अंदर हो, अब ये हो सकता है किसी पेड़ पे हो, पक्षी पेड़ पे रहते हैं, जैसे हम हैं, हम बिल्कुल धरातल पे रहते हैं। तो ये कहीं पे भी आपके इस वाले भाग में मान लो कि क्या रह रहे हैं? इस वाले भाग के अंदर सारे जीव रह रहे हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्या है? एक कोई तालाब है। अब उस तालाब के अंदर मछलियाँ भी हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं और बड़ी मछलियाँ भी हैं। ठीक है। जैसे ये एक धरती है, धरातल है, उस धरातल पर तुम भी रह रहे हो और कोई दूसरे जानवर, कुत्ते, बिल्ली, शेर, ये सब भी रह रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई क्या है? पेड़ है। अब इस पेड़ पे भाई छोटे छोटी पक्षियाँ रह रही हैं, पक्षी रह रहे हैं, छोटे छोटे जानवर रह रहे हैं, बंदर रह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अपना एक एक जगह है जहां पर बहुत सारे जीव रहते हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? परितंत्र कहा जाता है। अब जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम हो, अपने आसपास का एक एरिया में तुम रहते हो,
जिसके अंदर आपके कुत्ते बिल्ली भी रह रहे हैं, गाय भैंस भी रह रहे हैं, बकरी रह रही है, ये छोटे छोटे और भी जीव रह रहे हैं। तो तुम सबने मिलके क्या बनाया, स्थल का परितंत्र बना लिया। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक समुद्र की, उस समुद्र में बहुत सारे छोटे जीव भी रह रहे हैं, बड़े जीव भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका भाई, एक जलीय परितंत्र हो गया। अगर मैं बात करूँ एक पेड़ की, तो उस पेड़ पे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट जिनको अपन कहते हैं कीट, वो रह रहे हैं। उस पे छोटी छोटी पक्षी रह रही हैं और उससे बड़े बड़े जानवर रह रहे हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं भाई। तो वो क्या हुआ, एक पेड़ का परितंत्र हो गया। अब अगर मान लो कि मैंने एक पानी की बूंद ली, तो उस पानी की बूंद को भी अपन क्या कहेंगे, इस पानी की बूंद को भी यहाँ पर कहा जाएगा क्या, परितंत्र। क्यों कहा जाएगा इस पानी की बूंद को परितंत्र, क्योंकि जब तुम इसको देखोगे ना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो इसमें तुम्हें जाने कितने सारे छोटे छोटे ऐसे जीव नजर आएंगे जो तुमने कभी देखे नहीं हो, लेकिन तुम इन्हें ऐसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी के नीचे ही देख सकते हो। तो जो भी मैंने आपको बताया था ना वो पैरामीशियम अवीवा, वो इसी पानी की बूंद में आपको मिल सकते हैं। तो एक तरीके से पानी की बूंद भी क्या हो गई, आपका परितंत्र हो गई। आई बात समझ में। देखो, जैव मंडल में विविध प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं, जैसे तालाब, नदी, समुद्र, पर्वत और मरुस्थल इत्यादि। यहाँ पर अलग अलग तरीके के परितंत्र यहाँ पर आपको मैंने दिखाए हैं। जैसे देखो भाई, पानी के अंदर भी जीव रहते हैं, आपके ऊपर यानी कि पेड़ के ऊपर भी जीव रहते हैं, धरातल पर भी जीव रहते हैं। इस तरीके से ये सब क्या है, आपके अलग अलग परितंत्र है। आगे देखिए, इन परितंत्रों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, विभिन्न प्रजातियां रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार की प्रजाति रह रही है केवल। जब तुमने तुम्हारा एक क्षेत्र लिया जिसके अंदर तुम भी हो, कुत्ते भी हैं, बकरी भी है, भेड़ भी है, गाय भी है, तो वो आपके तरह तरह की जातियां हो गई ना, प्रजातियां हो गई, एक दूसरे से पारस्परिक निर्भरता रखती है। पारस्परिक निर्भरता का मतलब क्या हुआ कि हम जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुत्ता आपके घर पे आया, आपने उसको रोटी डाल दी। जैसे हमें दूध की जरूरत है तो हम गायों पे निर्भर है, भैंस पे निर्भर है या बकरी पे निर्भर है। हम कैसे ना कैसे अपनी चीजों के लिए जानवरों पर निर्भर है, जानवर कैसे ना कैसे हम पर निर्भर है। तो जीव जो है वो एक दूसरे से पारस्परिक निर्भरता रखते हैं और प्रकाश, तापमान इत्यादि जैसी पारितंत्र की भौतिक अंशों से भी परस्पर मेल रखती है। अब आप कहोगे कि इस लाइन का मतलब क्या है कि भौतिक अंश जैसे कि प्रकाश, तापमान, इनसे भी हम परितंत्र से क्या रखते हैं, मेल रखते हैं। देखो, कुछ जीव होते हैं जो कि गर्म देशों में या गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, कुछ जीव है जो आपके ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, हमें ये जो तापमान है, ये जो प्रकाश है, वो क्या करता है, हमको प्रभावित करता है। हम सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका जो पारितंत्र है उसके अंदर जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। अगर मैं बात करूं एक पारितंत्र की, तो पारितंत्र के अंदर जैविक घटक भी होते हैं आपके और अजैविक घटक भी होते हैं। जैविक घटक के अंदर आपके क्या आते हैं, तो जितने भी जीव है, जितने भी जैसे पेड़ पौधे हैं, चाहे आपके उन पेड़ पौधों को खाने वाले आप हो, चाहे आप कोई मांसाहारी हैं तो किसी जानवर को खा रहे हैं, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, जैविक घटक के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक के अंदर जितने भी भौतिक राशियां हैं, जैसे तापमान हुआ, प्रकाश हुआ, इन सब चीजों की हमें जरूरत होती है। क्या इन सब के बिना हम जो है रह सकते क्या धरती पे? प्रकाश नहीं है तो देखोगे कैसे? सूरज नहीं है, तापमान नहीं है, तो काम कैसे जलाओगे? नहीं होगा ना। तो वो जो है आपके अजैविक घटकों के अंदर आते हैं और वही मिलके आपके क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। यानी कि हम सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए आगे यहाँ पर संगठन का स्तर, प्रत्येक स्तर का प्रतिरूप और उनकी विशेषताओं की भिन्नता।
बात करते हैं सबसे पहले जैव मंडल की। तो देखो, पृथ्वी, अभी अभी मैंने आपको बताया, पृथ्वी का वो हिस्सा जिस पे जीव रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? जैव मंडल। पृथ्वी का वह भौतिक भाग जिस पर जीव जी सकते हैं, जैसे कि अपनी धरती है, इस पे क्या है? सारे जीव जी सकते हैं। इनकी विशेषताओं की भिन्नता क्या है? जैसे यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर समुद्र भी है, पर्वत भी है, पेड़ पौधे भी हैं, जंगल भी है, धरातल भी है। तो समुद्र, पर्वत, स्वच्छ जल के कुंड, वन, बर्फ से ढके क्षेत्र, मरुस्थल और घासीय भूमि। तो ये किसकी विशेषता हो गई? आपके एक पृथ्वी यानी कि जैव मंडल की विशेषता हो गई। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें परितंत्र विशिष्ट की, भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीव की विभिन्न जातियां न केवल रहती हैं बल्कि एक दूसरे से और अपने भौगोलिक पर्यावरण से परस्पर मेल भी रखती हैं। ऐसा नहीं है कि जीव केवल वहां पर रह रहे हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, एक दूसरे से परस्पर मेल भी रख रहे हैं, उन भौतिक राशियों से मेल रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से, जैसे मान लो ये किसी समुद्र का पारितंत्र है, उस समुद्र के पारितंत्र में ये छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं, उसके अंदर मछलियां भी हैं और छोटे जीव भी होंगे। समुद्र, पर्वत, नदियां, तालाब, वन, बर्फ से ढके क्षेत्र, मरुस्थल इत्यादि, ये सब क्या है? इसकी विशेषताओं की विभिन्नता है। अगर अपन बात करें जातियों की, संगठन का स्तर जो थर्ड है वो क्या है? जातियां। तो देखो, समान जीवों के समूह जो कि जनन क्षमता संतानों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रजनन कर सकते हैं। अब देखो, जो कुत्ता है वो एक कुत्ते के साथ प्रजनन करके अपने बच्चे पैदा कर सकता है, हम मानव के साथ प्रजनन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। बस वही कि आपके जो समान जाति के जीव हैं वो एक दूसरे के साथ प्रजनन करके नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मानव जो है किसी और जाति के जीव के साथ प्रजनन करके बच्चे पैदा कर लेगा, नहीं, मानव के साथ ही प्रजनन करके बच्चे पैदा करेगा। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के। ठीक है, तो ये क्या हुए? आपके संगठन के स्तर हैं। देखिए, अब आगे बात करते हैं जैव विविधता के स्तर की। जो हमने देखा अभी जैव विविधता, उसके कौन कौन से स्तर है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, पारितंत्रीय, परितंत्र संबंधी जैव विविधता, दूसरा है अपना जातियों की विविधता और तीसरा है अपना जननिक विविधता। सबसे पहले बात करेंगे पारितंत्र विविधता की। तो मैंने जैसे अभी तुम्हें बताया एक समुद्र का पारितंत्र है, जैसे मैंने तुम्हें बताया एक वन का पारितंत्र है, जैसे मैंने तुम्हें बताया एक पेड़ का पारितंत्र है, जैसे मैंने तुम्हें बताया एक धरातल का पारितंत्र है। तो सब अलग अलग हुए ना पारितंत्र भाई, एक तो पानी के अंदर है, एक पृथ्वी पे है और एक आपके पेड़ पे है। तो ये सब पारितंत्र क्या हुए? अलग अलग हुए। बात करें अपन जातियों की विविधता के स्तर की, तो देखो, जातियों में विविधता पाई जाती है जब एक परितंत्र के अंदर जो जातियां रह रही है वो अलग अलग है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक परितंत्र के अंदर, जैसे मान लो कि ये क्या है? एक पेड़ है, इसका परितंत्र अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो इस पेड़ पे केवल एक प्रकार की बर्ड्स ही, एक प्रकार की पक्षी ही यहाँ पर रहेंगे, नहीं ना, छोटे छोटे जीव भी इस पे रह सकते हैं, टिड्डे रह सकते हैं यहाँ पर, और घोंघा रह सकते हैं, बहुत सारे जीव रह सकते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? जातियों की विविधता। बात करें अगर जननिक विविधता की, तो देखो, जननिक विविधता की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे अंदर क्या मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद है? क्रोमोसोम, जिन्हें अपन क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो गुणसूत्र है वो हम सब में, जैसे कि मानव है, मानवों में अलग है, ठीक है। अब जैसे बात करें कुत्ते, बिल्ली, इन सब में अलग अलग है, ठीक है भाई। तो देखो, जननिक विविधता में क्या होगा कि हम सारे एक जैसे थोड़ी दिखते हैं, हम सारे एक जैसे थोड़ी दिखते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं। मैं अलग हूँ, मेरे भाई बहन अलग दिखते हैं, या फिर मैं बात करूँ हमारे किसी रिश्तेदार के बच्चों की, वो अलग दिखते हैं। हम सब एक दूसरे से क्या है? भिन्न भिन्न है। यानी कि हमारे अंदर क्या है? जननिक विविधता है। हमारे अंदर जो गुण है वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे मम्मी पापा से आ रहे हैं। कोई दूसरा आदमी है, उसके अंदर गुण उसके मम्मी पापा से आ रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हुई? आपकी जननिक विविधता हुई।
देखो यहाँ पर परितंत्रीय विविधता, जीवों ने उन विशेषताओं को विकसित कर लिया है जिनके कारण वे अपने वातावरण के अनुकूल या उस परितंत्र में जीवित रह पाए हैं जिसमें वे वास करते थे। परितंत्र आपके भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जैसे मान लो कि ये एक किसका है, वन का परितंत्र है, ये आपके एक वन का परितंत्र है, ये आपके एक मरुस्थल का परितंत्र है। इस तरीके से अलग अलग परितंत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है, परितंत्र का स्तर है जैव विविधता का। परितंत्र में विविधता है, स्थलीय परितंत्र में वन आ गया, समतल भूमि आ गई, मरुस्थल आ गया, पर्वत आ गया। अगर हम बात करें जलीय परितंत्र की तो आपके किसी समुद्र का परितंत्र आ जाएगा, किसी नाले का परितंत्र आ सकता है, किसी झील का परितंत्र आ सकता है। तो जलीय परितंत्र में समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि, क्योंकि इनमें पानी है ना, पानी के अंदर जीव रह रहे हैं। इनमें वास योग्य जीव वातावरण के अनुकूल क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। यानी कि जो वहां पर उसको क्या कर गया, भाग गया, उसके अनुकूल वो ढल गया। अपन कहते हैं ना कि माहौल में ढल गया है वो तो बाहर जाके, या फिर नाना के घर जाके नाना के माहौल में ढल गया है। यानी कि जो जीव पानी के अंदर रह रहे हैं उन्होंने खुद को उसी तरीके से विकसित कर लिया है। जो जीव पृथ्वी पर रह रहे हैं उन्होंने खुद को उसी तरीके से विकसित कर लिया है। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पर दूसरा जो स्तर है वो कौन सा है, जातियों की विविधता। तो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रणालियों की विविधता को जाति विविधता कहते हैं। यानी कि मैंने एक क्षेत्र ले लिया, उस क्षेत्र में तुम रहते हो, कुत्ते बिल्ली रहते हैं, गाय भैंस बकरी अलग अलग जो है वो रहते हैं प्राणी। इसको अपन ने क्या कहा, जातियों की विविधता कह दिया। बात करें एक ही जाति में शामिल जीव एक समान होते हैं और वे संतान उत्पन्न करने के लिए प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। वे अन्य प्रजाति के जीवों के साथ प्रजनन नहीं कर सकते हैं और संतान को जन्म भी नहीं दे पाते हैं। एक मनुष्य के साथ ही प्रजनन करेगा और बच्चे पैदा करेगा। जीवों की प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक है। इनका अभिप्राय पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीव में निहित विभिन्न प्रकार की जीन से है। अब अगर अपन बात करें तीसरा जननिक विविधता की, तो जीव कोशिकाओं से निर्मित है। हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से। और इन कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं जिनमें क्या है, जीन विद्यमान है। और यही जीन क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। यानी कि अगर मम्मी पापा के अंदर कोई ऐसा लक्षण है कि मान लो बालों का कलर कोई है या फिर आंखों का कलर कोई दूसरा है, तो ये जो है किसके अंदर जा रहे हैं, बच्चों के अंदर जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सब में लक्षण एक जैसे है, भाई सबके मम्मी पापा अलग अलग है तो सब में लक्षण अलग अलग गए। तो इस तरीके से हम सब जो है एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न है, क्योंकि हमें गुण कहाँ से मिल रहे हैं, हमारे मम्मी पापा के जीन से मिल रहे हैं। तो ये क्या हुई, आपकी जननिक विविधता हुई। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर जीन किसी भी विशिष्ट प्रजाति की विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की जीनों में क्या होती है, समानता होती है। प्रत्येक प्रजाति का जीन मूल होता है। इस जीन मूल में किसी भी प्रजाति में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जीन्स होते हैं। एक प्रजाति की जीनों का संग्रह अन्य जातियों से भिन्न होता है। चलिए अब बात करते हैं जैव विविधता के प्रारूप की। तो जो अपना पूरा संसार है ना, उसको 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 6 भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो बांटा गया है। देखो ये जो आपका इस कलर का भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर है, तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलियन भौगोलिक क्षेत्र है। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये है इथोपियन। तो ये जो है वो अपना क्या है, इथोपियन है। ठीक है। यहाँ पर येलो कलर में जो आपको नजर आ रहा है वो है पैलियार्टिक। तो ये वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है, पैलियार्टिक है। और ये वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है ओरिएंटल। तो ये वाला आपका ओरिएंटल है। ठीक है। बाकी आपका बचा नियोट्रॉपिकल और आपका नियार्टिक। तो ये जो है वो आपका क्या है, नियार्टिक है, और ये वाला आपका कौन सा है, नियोट्रॉपिकल है। इस तरीके से ये जो 6 भौगोलिक क्षेत्र है उसमें संपूर्ण संसार को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पर
संपूर्ण संसार 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों ने स्वयं को इन क्षेत्रों की जलवायु के अनुकूल बना लिया है। जलवायु के अनुकूल बनाने का क्या मतलब है? देखो, जलवायु के अनुकूल बनाने का मतलब है कि जो जहां रह रहा है उस वातावरण के अकॉर्डिंग, उस वातावरण के अनुरूप ढल गया है। हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ डल गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ठंडे जगह पर जो है बस गए हैं, तो उन्होंने वहाँ के वातावरण को के हिसाब से वो ढल गए हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपके बहुत गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो वहाँ की जलवायु के हिसाब से वो क्या है, ढल गए हैं। कुछ प्रकार के जीव सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे जीव है जो हर जगह मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें घास की, तो घास आप कहीं भी चले जाओ सब जगह मिलेगी। लेकिन अगर अपन बात करें हाथी की, तो हाथी जो है या तो एशिया में मिलेगा या आपके अफ्रीका में मिलेगा। तो कुछ प्रकार के जीव सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर हाथी केवल एशिया और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। घास संसार के हर कोने में पाई जाती है। आई बात समझ में भौगोलिक क्षेत्रों की बात? चलिए आगे देखिए, भारत में स्थिति अपन देखते हैं एक बार। भारत में जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट विशिष्ट जैव विविधता पूर्ण स्थल है। जैव विविधता पूर्ण स्थल का मतलब क्या है कि आपके सबसे ज्यादा ये जो हिस्से हैं जिसे अपन पूर्वी हिमालय नाम दिए हैं और पश्चिमी घाट नाम दिए हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जीव है, सबसे ज्यादा जो आपकी जैव विविधता है वो मौजूद है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या नाम दे देते हैं? इन क्षेत्रों को अपन कहते हैं हॉटस्पॉट। क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। देखो, पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के 2 हॉटस्पॉट का नाम बताइए, तो क्या नाम लिखेंगे? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिसमें पूर्वी हिमालय सम्मिलित है। हॉटस्पॉट संसार के वे क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। इनमें से कई जीव किसी अन्य स्थल पर नहीं पाए जाते। उदाहरण जैसे कि जीव हैं जो केवल वहीं पर होंगे और कहीं नहीं होंगे। जैसे कि मेंढक की कई जातियां हैं जो भारत के केवल पश्चिमी घाट में ही पाई जाएगी। केवल इस वाले क्षेत्र के अंदर ही, इस वाले क्षेत्र में ही मेंढक की कुछ प्रजातियां जो मिलेगी, लेकिन और क्षेत्रों में नहीं मिलेगी। पेड़ पौधे और जंतु हमारी धरोहर है। हमें अवश्य अपनी जैव विविधता का संरक्षण जो है वो करना चाहिए। अब इंसान क्या करता है कि भाई अपनी चीज़ों की, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये जो हमारी जैव विविधता है उसको नष्ट कर रहा है। कैसे? पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पेड़ पौधे काट दे रहा है। जानवरों से हमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद मिलते हैं, उनको मार दे रहा है। लेकिन इस जैव विविधता को संरक्षित करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज की आपकी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। आज की इस क्लास में हमने बात की जैव विविधता की, जैव विविधता के स्तरों की बात की है, जैव विविधता के संगठन के स्तर की बात की है, और जैव विविधता कहते किसे हैं, कौन किस तरीके से इस जैव विविधता के अंदर रहता है। या फिर अगर हम बात करें पारितंत्र की, तो आपके जो पारितंत्र है वो जलीय भी है, स्थलीय भी है। इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हमने बात की है। मिलेंगे अपन अगली कक्षा के अंदर इसी अध्याय के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।